बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज फीस्टा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है आपका सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। जब दो वेव्स एक पॉइंट के ऊपर आगे इकट्ठी होती हैं तो हम कहते हैं दो वेव्स आपस में सुपरपोज कर गई हैं। अब उनके इकट्ठे होने के बाद तीन तरह के फिनोमिनाज वहाँ पे हो सकते हैं। इंटरफेरेंस हो सकती है, बीट्स बन सकती हैं और स्टेशनरी वेव्स भी बन सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स। तो आज हम सिर्फ इंटरफेरेंस के हद तक रहेंगे और देखेंगे जब दो वेव्स एक ही पॉइंट के ऊपर आके मीट करेंगी तो वहाँ पे उनका रिजल्टेंट जो निकलेगा वो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन से रेडी कर लीजिए स्टूडेंट्स। मैं हूँ आसिम नूर, आपका फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉलेज फीस्टा। और आज का टॉपिक है जी सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। आप पहले तो टॉपिक का थीम समझे जरा, करना क्या है हमें। फर्ज कर ले यहाँ पे एक सोर्स S1 है और यहाँ पे एक सोर्स S2 है एंड दे आर अटैच्ड विद द सेम पावर एम्पलीफायर PA, या यूं कह सकते हैं पावर एम्पलीफायर की बजाय कहना चाहिए जनरेटर। G लिख देता मैं। ये जनरेटर है, ये जनरेट करेगा वेव्स को। ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, मैं स्पेसिफिकली किसी एक सिंगल टाइप की वेव्स का डिस्कस नहीं करने वाला। यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल कोई भी वेव ली जा सकती है। तो यहाँ पे जनरल वेव की कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सोर्स कोई लाइट भी हो, सोर्स ऑफ लाइट भी हो सकता है जैसे बल्ब है, ये कोई सोर्स ऑफ साउंड भी हो सकता है जैसे लाउड स्पीकर है। तो ये कोई भी जनरेटर है जो कि वेव जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। तो बहरहाल ये एक सिंगल जनरेटर जो कि वेव जनरेट करेगा, वो सोर्स 1 को भी वेव देगा, सोर्स 2 को भी वेव देगा और ये सोर्स इन वेव्स को फिर आगे स्प्रेड आउट करेंगे। जब दोनों सोर्सेज से निकलने वाली वेव्स किसी एक पॉइंट के ऊपर आके, लाइक इसकी भी वेव इस पॉइंट के ऊपर पहुंचती हैं और इसकी भी वेव इस पॉइंट के ऊपर पहुंचती हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर जब दोनों वेव्स इकट्ठी होंगी तो यहाँ पर उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट दिखने में किस तरह का होगा, आइए उसकी आज हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो पहली बात तो ये, अगर मैं वेव को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो आप जानते हैं कि वेव को डिस्क्राइब करने का तरीका क्या होता है। ग्राफिकली वेव को हम एक साइनोसाइडल वेव की शक्ल बनाते हैं इस तरह से। ये एक वेव है, ठीक है जी। और इसका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला होता है जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो चीज़ होती है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये वाला जो पॉइंट है इसका, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो डिस्टेंस है मीन से ये वाला एक्सट्रीम तक का मैक्सिमम, या ये वाला या ये वाला या ये वाला, एक ही बात है, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्या बोलते हैं जी? एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A भी लिख सकते हैं आप इसे, A से यहाँ पे डिनोट करूँगा। और समटाइम इसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे वर्ड डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे, इसका मतलब ये होगा कि वो वेव का डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि वेव के इस एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, इस एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, और ये वेवलेंथ है। अच्छा, जब दो वेव, ये जो एम्पलीट्यूड है ये डिसाइड करती है कि वेव कितनी इंटेंस है। लाइक अगर मैं साउंड वेव की मिसाल लेता हूँ, मेरी साउंड लाउड है, बहुत लाउड है अगर, तो इसका मतलब क्या होगा? लाउड होने का मतलब वो ज़्यादा इंटेंस है, और ज़्यादा इंटेंस है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका ये जो एम्पलीट्यूड है ये बड़ा होगा। और अगर साउंड कोई फेंट है, हल्की आवाज़, हल्की से मुराद है कि मध्यम आवाज़ है, तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी और हम कहेंगे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम है। ठीक है, तो किसी भी वेव की इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड से डिसाइड किया जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव और इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यानी इसको सिंपल में अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये बात आपने याद रखनी है, क्लियर? जितनी अगर
एम्पलीट्यूड डबल कर दिया जाएगा तो इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी। और वो किस पे डिपेंड करती है? इस एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी, ना कि इस वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, एक बात होगी। इसके अलावा इंटेंसिटी एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है जो कि हम आज डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। फिलहाल आज हम सिर्फ इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के हद तक ही रहेंगे। इन दो सोर्सेज ने जो भी साउंड या लाइट जो भी है, वट एवर द वेव जो प्रोड्यूस की है, वो जिस पॉइंट के ऊपर आपने फर्ज करें इस पॉइंट के ऊपर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट का वहाँ से डिस्टेंस कितना है ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि मेरी आवाज़ अगर स्टूडेंट्स दूर बैठे हों तो जो लास्ट में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उन तक मेरी आवाज़ बहुत मुश्किल से पहुँचती है और बहुत फेंट साउंड पहुँचती है उन तक। लेकिन जो फ्रंट सीट्स पे बैठे होते हैं उनको मेरी आवाज़ बड़ी ऊंची और लाउड सुनाई देती है। तो मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर जो है वो कितने डिस्टेंस उस वेव को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, अगर लाइट है तो उसको देख रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, लेकिन आज हम यहाँ पे इसकी डिपेंडेंस डिस्टेंस को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं लिख देता हूँ, एंड इंटेंसिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आर यहाँ पे क्या है? आर इज द डिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और हम आज सिर्फ इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को लेकर चलेंगे। हम यहाँ पे डिस्टेंस को सिर्फ ये इस हद तक ही रखेंगे। तो आइए देखते हैं जी कि जब दो वेव किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं, लाइक दो वेव्स हैं, सपोज करें मेरे पास 2 वेव्स हैं, एक वेव ये वाली है, ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y1। क्लियर? और कोई दूसरी वेव है वो इससे इन फेज है या आउट फेज, तो वट एवर, मैं सिंपल भी बता रहा हूं। मैं ये दूसरी वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट है y2। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ये वाला आ गया y2, और यहाँ कोई तीसरी वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट है y3। यहाँ कोई चौथी वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट है y4। तो ये 4 तरह की 4 वेव्स हैं, और हम फर्ज कर रहा हूं मैं एक सिर्फ, ठीक है। ये चारों वेव्स हैं और किसी एक पॉइंट के ऊपर आके मीट कर जाती हैं। अभी सारी मैंने एक जैसी बनाई है, हो सकता है कि इसका ट्रफ पहले और क्रस्ट बाद में हो, तो वो एक अलग बहस हम बाद में करते हैं। तो ये 4 वेव्स हैं, जब किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके इकट्ठी होंगे तो चारों मिलकर सिर्फ एक वेव बनाएंगे, और जो एक वेव होगी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो याद रखिएगा किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलने इकट्ठी होने वाली वेव्स का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, डेट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट। यूँ कह सकते हैं कि वेव्स के ऊपर वेक्टर के फॉर्मूला जी लगते हैं, तो हम कह देंगे जी कि इन तमाम का जो वेक्टर सम होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द resultant wave is the vector sum, scalar sum नहीं करना, vector sum, vector sum of all displacements। यहाँ पे displacements का स्टूडेंट्स मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? एम्पलीट्यूड, ये वाला एम्पलीट्यूड। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अगर इनका रिजल्टेंट अगर y निकलता है सपोज, तो डेट वुड बी इक्वल टू y1, ऊपर वेक्टर साइन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाऊंगा, प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस अप टू जितनी भी वेव्स हैं। सो ये है जी, जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक पॉइंट पर मीट करेंगी तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, डेट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द गिवन वेव्स। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 वेव्स के ऊपर रहेंगे, बिकॉज टॉपिक हमारा 2 वेव्स की हद तक ही है। तो अगर हम 2 वेव्स ले लेते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो y1 प्लस y2 होगा, ऊपर वेक्टर साइन लगाया, और यहाँ पर
डिपेंड करता है कि दो वेव आपस में कितने एंगल पर मीट कर रही हैं, कितने फेज पर मीट कर रही हैं। अब फेज ऑफ ए वेव क्या होता है, मैंने इसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि दो वेव्स का फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाता है और पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, और ये होता क्या है। तो ये आप, अगर आपको फेज के बारे में नहीं पता तो पहले मेरा वो इससे प्रीवियस लेक्चर जो है फेज वाला वो सुन लीजिए जाके। अब जो दो वेव्स मीट करेंगी उनका जो रिजल्टेंट आएगा, फॉर टू वेव्स की बात करने लगा हूँ सिर्फ, फॉर टू वेव्स जो y होगा that would be equal to y1 प्लस y2 वेक्टर्स की तरह। यहाँ a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, यहाँ पे y से डिनोट किया जा रहा है। जब मोस्टली बुक्स में y किया जाता है इसलिए मैं भी y से कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सिर्फ दो वेव्स की बात करूँगा, ये दो से ज़्यादा वेव्स की बात नहीं की जाएगी। तो सपोज करें मेरे पास टू वेव्स हैं, देयर आर टू वेव्स, इसका एम्पलीट्यूड a1 है और दूसरी वाली का वेव का एम्पलीट्यूड a2 है। अभी फ़िलहाल तो ये इन फेज नज़र आ रही हैं आपको, लेकिन यहाँ पे मैं एक जनरलाइज बात करूँगा, आउट ऑफ फेज भी हो सकती हैं, यानी a2 वाली जो है वो ऐसे भी हो सकती है, a2 वाली ऐसे भी हो सकती है, पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे हम जनरलाइज बात करेंगे, थ्री वेव्स नहीं है, बल्कि मैंने इसी को दोबारा बनाया कि ये वाली इस कंडीशन में भी हो सकती है, इस कंडीशन में भी हो सकती है। तो फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस को। याद रखिएगा, दो वेव्स सुपरपोज करती हैं, तो सुपरपोज करने के बाद डिफरेंट फिनोमिनाज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स। तो अगर दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम रखी जाए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स इज सेम, ये तो हम कह देंगे जो सुपरपोजिशन से जो फिनोमिना होगा उसे इंटरफेरेंस का नाम दिया जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक और बात स्टार्ट करने से पहले, जैसे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इसको अगर मैं यूँ लिखना चाहूँ कि इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर है जी। तो अभी हम जैसे बता चुका कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो वेक्टर सम होगा, तो वेक्टर सम के बाद जो उसकी मैग्नीट्यूड आएगी रिजल्टेंट की, यानी इन दोनों वेव्स को मिलाने से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। तो अगर हम बात करें, इफ ए इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, रिजल्टेंट वेव्स के सुपरपोज करने के बाद तो क्या करेंगे, वो जो a होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने बताया कि वेक्टर सम, और वेक्टर सम से उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन क्या है, उसका फेस जो है, एंगल वगैरह कैसे निकाला जाता है, ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अपने चैनल को स्टार्ट पे किया था वो सुन लीजिएगा जाके। दो वेक्टर के सम से जो रिजल्टेंट आता है उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी। तो वेव्स के ऊपर भी आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, तो आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉज ऑफ फाई। अब यहाँ पे फाई क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, बल्कि इसको मैं फाई को बाद में लिखता हूँ अभी। अच्छा, अगर मैं इसी फॉर्मूले को इंटेंसिटी की शक्ल में लिखना चाहूँ कि इस वेव की अपनी एक इंटेंसिटी है, इस वेव की अपनी एक इंटेंसिटी है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी आफ्टर सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस। तो आप इस फॉर्मूले से देख लें या इस फॉर्मूले से देख लें, अगर तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं आई के साथ, और अगर खाली ए लिखा हुआ है तो उसको रिप्लेस करेंगे अंडर रूट आई के साथ। ठीक है, क्योंकि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो अगर मैं इसी फार्मूले को जो कि एम्पलीट्यूड का फार्मूला इंटेंसिटी के टर्म में लेके जाना चाहूँ तो बड़ी सिंपली देखें ज़रा, जहाँ पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे आई लिखें, और जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे अंडर रूट आई लिखें। तो इस ए की जगह पर क्या लिख दें आप, अंडर रूट आई। ठीक है जी। पहले तो इसको मैं हाईलाइट कर दूँ कि ये हमारा एक एम्पलीट्यूड का रिलेशन बन गया, और यहीं से हम सारा कुछ डिसाइड करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड्स। अंडर रूट आई क्या आ जाएगा, जिसके रूट ऑफ a1, अब इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो फिर आई से रिप्लेस करेंगे, क्या आएगा जी, आई
1 प्लस I2, ये स्केयर है इसलिए I1 I2 लिखा जा रहा है, प्लस 2, अगर A1 लिखा हुआ है तो फिर आप इससे रिप्लेस करेंगे स्केयर रूट 2 स्केयर रूट I1 स्केयर रूट I2 कॉज ऑफ 5। तो यहाँ से स्केयर दोनों ले लें, कैंसिल हो जाएगा, स्केयर रूट तो आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्केयर रूट I1 स्केयर रूट I2 कॉज ऑफ 5। अब आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है कि सुपरपोजिशन के बाद दो वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। और फाई यहाँ पर क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। अब दो वेव्स का फेज डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है मैंने इसे प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, और फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बता चुका हूं। तो आप इससे पहले मेरा वो प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं सुना तो आप जाके सुन लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, या ऊपर आई वाले बटन में क्लिक करेंगे तो आपको लेक्चर नज़र आ जाएगा, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। अब यहीं से दो वेव्स हैं वो मीट करने के बाद जो यहाँ जो इंटरफेरेंस करने के बाद आइदर मैक्सिमम रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेंगी या मिनिमम रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेंगी। ये डिपेंड करता है कि उन दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है या उनके दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना है। फार्मूले में तो वैसे फेज आ रहा है, तो अगर हमें पार्ट डिफरेंस गिवन हो तो हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जी फर्ज कर लें कि दो कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे, मैं दो केसेस करूंगा कि अगर मैक्सिमम रिजल्टेंट प्रोड्यूस करना है, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी दो वेव्स मिलके एक रिजल्टेंट मैक्सिमम प्रोड्यूस करें। अगर वो साउंड है तो दो साउंड मिलके मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस करें, लाउड साउंड प्रोड्यूस करें, तो हम उसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह से अगर दो लाइट वेव्स मिलके बाद में मैक्सिमम लाइट प्रोड्यूस करें, मैक्सिमम ब्राइटनेस प्रोड्यूस करें, तो हम इसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी दो वेव्स आपस में दूसरे को सपोर्ट करें हर लिहाज से, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस। या सुपरपोजिशन भी कह सकते हैं। वैसे सुपरपोजिशन एक जनरल टर्म है और इस जनरल टर्म के अंदर आगे तीन कैटेगरीज आती हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स। तो इसकी जो सुपरपोजिशन में जो फर्स्ट टर्म ऑफ इंटरफेरेंस की, जिसमें हम दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को सेम रखा हुआ है, आने वाले लेक्चर में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट करेंगे तो कुछ और फिनोमेना होगा वो भी देखेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि टू वेव्स सपोर्ट करेंगी एक दूसरे को, टू वेव्स सपोर्ट ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर। Either it is a sound wave, light waves, longitudinal, transverse, mechanical, electromagnetic, कोई भी वेव है other than matter waves, ठीक है जी। तो वो सपोर्ट कर रही दूसरे को। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट अपना मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे। और उसकी कंडीशन क्या होगी, यानी सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें, उनके दरमियान में कितना फेज डिफरेंस होगा, क्योंकि इसने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये तो डिपेंड करेगा आपके फेज डिफरेंस के ऊपर। ले फर्ज कर लें, अब आप देखें ज़रा फॉर्मूले पे गौर करें ज़रा, मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या यूज़ करूँ कि इसका आंसर मैक्सिमम आए। तो आपको इतना पता होना चाहिए कॉज 0 पे भी आंसर मैक्सिमम देता है, कॉज 360 पे भी आंसर मैक्सिमम देता है। पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात हो रही है। अगर आप 180 पर जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम आती है, यानी कॉज 180 -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वो मैक्सिमम नहीं कहलाएगा इस फॉर्मूले में। तो 0 360 के आगे फिर दोबारा एक राउंड 360 कर लेंगे तो वो यूं कह लेंगे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। यानी अगर फाई की वैल्यू 2 पाई हो जाए या उसका मल्टीपल हो जाए n का मल्टीपल 2 पाई का मल्टीपल हो। अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेता हूँ मैं, n की वैल्यू होती है 0 1 2 अप टू सोन। 0 पुट करेंगे तो 5 होगा, 0 में पुट करेंगे तो 0 1 आ जाएगा और ये रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा आपका, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। अब यहाँ पर एक बात काबिल गौर ये है कि अगर हमें फेज डिफरेंस ना गिवन हो, हमें पाथ डिफरेंस गिवन हो, अभी तो हमें ये फेज डिफरेंस गिवन है तो इसे पार्ट डिफरेंस भी निकाला जा सकता है। अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था, फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स पार्ट डिफरेंस है, अगर आपने एक्स निकालना हो तो क्या आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू, सॉरी उल्टा हो गया ये, लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू
फाई। तो फाई की वैल्यू अगर ये पुट करते हैं इसके अंदर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, n लैम्डा आ जाएगी। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर दो वेव्स के दरमियान में मल्टीपल ऑफ 2 पाई का फेज डिफरेंस हो या मल्टीपल ऑफ लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो, जिसमें n की वैल्यू मल्टीपल ही होगा, तो वो कौन सा इंटरफेरेंस कर देंगे, वो पहली बात तो मैक्सिमम रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और इसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर वो लाइट है तो वो वहाँ पे ब्राइट लाइट मोर ब्राइट हो जाएगी, और अगर साउंड है तो वो मोर लाउड साउंड हो जाएगी आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स। तो यहाँ पे अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको पुट करें, इनमें से आने वाली कोई भी वैल्यू को एफ आई की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। तो a1 प्लस a1 स्क्र प्लस a2 स्क्र प्लस 2a1 a2 क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा होल स्क्र वाला। तो ये रिजल्टेंट आएगा जी a मैक्सिमम लिखूंगा यहाँ पे, और ये कितना आएगा जी, ये आएगा 2a1 स्क्र प्लस a2 स्क्र प्लस 2a1 a2। इसका मतलब a1 प्लस a2 होल स्क्र खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बनेगा a1 प्लस a2। तो ये आ गया रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी। और अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और अगर इंटेंसिटी के टर्म में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ये 1 कर दें, सिर्फ ये 1 कर दें तो बाकी आ जाएगा, ये तो फॉर्मूला नहीं बनता। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी निकल आएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 स्क्वायर रूट I2। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी उसकी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, दो वेव्स आपस में मीट किए तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, वो सिंपली दोनों को ऐड कर देते हैं, I1 प्लस I2 कर देते हैं। तो बेटा ये बात गलत है, मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2, इनको इकट्ठा भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे भी कर सकता हूँ। चलें ये ऐसे कर लें, थोड़ा याद रखना आसान हो जाएगा। जबकि मैक्सिमम, अच्छा कि यहाँ पे दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, ये देखिए ये दोनों इन फेज हैं। इन फेज क्या होता है ये आपको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ये इन फेज वेव्स हैं। जब भी दो वेव्स इन फेज होंगी, आपस में मीट करेंगी एक पॉइंट के ऊपर, इन फेज की कंडीशन है तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगी। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, ये चीज़ एम्पलीट्यूड है, अगर ये सेम है, ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें सेम है, अगर a1 इज इक्वल टू a2 है, इसका मतलब ये होगा तो I1 इज इक्वल टू I2 होगा फिर तो फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। इसे 2a कह लें आप, अगर ये a कह देता हूँ इसको मैं, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू सिंपल a कह देते हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। और अगर मैं इसे I कह देता हूँ तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, I मैक्सिमम, क्या वो भी 2I होगी, नहीं, I प्लस I 2I, और I स्क्वायर हो गया क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2I प्लस 2I क्या हो जाएगा 4I। तो ये आ गया मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या है, सेम है, ये चीज़ सेम है तो ये ऑटोमेटिकली सेम होगी। ठीक है जी। सो दो वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है, वो इन फेज मिल रही है और उनकी दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगी वो 2a या 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड होगा, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो 2 टाइम नहीं बल्कि 4 टाइम्स होगी। और इस बात को आप यूँ भी डिसाइड कर सकते हैं, देखें ज़रा, a का जब स्क्वायर होगा, अगर ये डबल होगा तो ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स होगा, इसलिए आप सिंपल से याद रख सकते हैं। ये देखें, ये 2 है तो ये 4 है, तो ये सारी बातें मैथमेटिकली जस्टिफाई हो रही हैं। अब आप एक बात गौर कीजिएगा ज़रा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ पे लिखता हूँ जी मैं, एफ लैम्डा। इसमें v क्या है, स्पीड है, ये पढ़ चुके हैं पहले, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। अब एक बात का जवाब दें ज़रा मुझे, दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, सुपरपोज कर गए, इंटरफेरेंस हो गया कंस्ट्रक्टिव या कोई भी इंटरफेरेंस होगा, फिलहाल चलें जनरलाइज बात करते हैं, तो किस चीज़ में फ़र्क आया है, उसकी इस एम्पलीट्यूड में फ़र्क आया है, उसकी वेवलेंथ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये या तो बड़ा हो जाएगा या कम हो जाएगा, अभी बढ़ने वाला बता दी, कम करने वाला भी करूँगा मैं। लैम्डा में कोई फ़र्क नहीं आया,
ठीक है। तो सुपर पोजिशन के बाद चूंकि लैम्डा में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होगा, तो अगर लैम्डा चेंज नहीं हुआ और फ्रिक्वेंसी तो वैसे सेम थी, तो फ्रिक्वेंसी में भी चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब दोनों चीज़ें सेम रही हैं, तो फिर वेव भी क्या रहेगा, सेम। मतलब ये है कि तीनों चीज़ें वी, एफ और लैम्डा, ये तीनों चीज़ें सुपर पोजिशन करने के बाद, दो वेव्स को सुपरपोज करने के बाद, इन तीनों में से एक भी चीज़ चेंज नहीं होती। इंटरफेरेंस के केस में बात हो रही है सिर्फ, क्योंकि फ्रिक्वेंसी सेम रखी हुई है हमने यहाँ पे। तो क्या चीज़ चेंज होगी, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होगा और इसकी इंटेंसिटी चेंज होगी। देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ वेव, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एंड देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ वेव आफ्टर सुपरपोजिशन। क्लियर। अब आते हैं जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर। इसी से मैं यहीं पे कर देता हूँ, मैं इसको रेस कर लेते हैं जी। तो ये एक जो मैंने अभी एमसीक्यू बताया, इसको अच्छे से नोट कर लें। अब आते हैं जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर। ये भी एक इंटरफेरेंस ही है जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम रखी जाएगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, बट दे टेंड टू कैंसल ईच अदर, डीमोटिवेट करती हैं दूसरे को। टू वेव्स डज नॉट सपोर्ट कह लें या कैंसिल कह लें। मैं यहाँ पे कैंसिल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कैंसिल का मतलब टोटली कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डज नॉट सपोर्ट की बात करूंगा मैं। डज नॉट सपोर्ट ईच अदर। सपोर्ट नहीं करेंगी, या कैंसिल का वर्ड यूज किया जा सकता है, कैंसिल या डज नॉट सपोर्ट ईच अदर। ठीक है जी। अब इसकी क्या कंडीशन होगी, इसी फॉर्मूले में देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसका आंसर मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पर आप किसी तरह से माइनस लेकर आए, और यहाँ पे माइनस लाने के लिए आपको cos फाई की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, cos 180 पे माइनस देता है। उसके अलावा फिर 180 रोटेशन के बाद फिर से, यानी कि यूँ कह लें पाई वैल्यू पे, फिर 3 पाई पे, फिर 5 पाई पे, फिर 7 पाई पे। तो अगर फेज डिफरेंस क्या है 2n + 1 पाई, पाई का 2n + 1 मल्टीपल। अब 2n + 1 हमेशा ऑड नंबर देता है आपको। देखें n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 पाई। पाई पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो वो आंसर मिनिमम देना शुरू हो जाएगा आपको। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, 3 पाई में पुट करेंगे, फिर -1 आंसर आएगा। तो इस पूरे टर्म से ये ऑड नंबर्स को शो करता है 2n + 1। और यहाँ से अगर वही पार्ट डिफरेंस निकालना चाहे ना x, जो अभी मैंने करके दिखाया, आप करके देख लें ज़रा, इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा ज़रा, तो आपका आंसर आएगा ये वाला। तो अगर दो वेव्स आउट ऑफ फेज हैं, आउट ऑफ फेज, ठीक है, इसका मतलब है कि उनका जो फेज डिफरेंस है वो मल्टीपल 2n + 1 टाइम्स ऑफ पाई होगा, या 2n + 1 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। इसे ये ऑड नंबर को शो करता है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पे λ/2 आना है। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 आप करके देख लें, इसमें λ/2 आएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हो तो हम कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसमें पुट करके देखते हैं जी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये तो आएगा 1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो सारा कुछ वही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, वो मैंने रेस कर दिया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी, तो आ जाएगा एम्पलीट्यूड होगा मिनिमम होगा, दैट वुड बी इक्वल टू a1² + a2² - 2a1 a2 होगा, ये a1 a2 था। ठीक है, तो माइनस होगा तो ये a1 - a2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर क्या आएगा a1 - a2। ठीक है जी। और यहीं से अगर मैं इंटेंसिटी निकालना चाहूँ मिनिमम, तो क्या निकलेगी, वो बनेगी,
यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, तो I1 + I2 - 2I1 I2, तो क्या आएगा जी, बल्कि उसको एक जगह थोड़ी है तो यहाँ लिखता हूँ मैं, इंटेंसिटी की शक्ल में आएगा I minimum = I1 + I2 - 2 √, I1 I2, तो ये इसकी मिनिमम इंटेंसिटी आ गई। क्लियर। और यहाँ पे अगर दोनों अगर सेम रखी जाए, यानी कि इफ ये आउट ऑफ फेज वेव्स है, ये दोनों आउट ऑफ फेज ही इन फेज, जब इन दोनों की बात हो रही है तो इन दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम रखा जाए, इफ A1 = A2 = A, तो इट मीन्स दैट I1 = I2 दैट = I सपोज कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा जी इधर क्या आएगा, A minimum = A - A 0, यानी अगर दो वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा, मिनिमम होगा। अगर डिफरेंट एम्पलीट्यूड पे मिनिमम आंसर करेंगे, 0 नहीं बोलेंगे। 0 सिर्फ तभी केस में आएगा जब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ से अगर निकालना चाहें इंटेंसिटी की टर्म, तो ये आ जाएगा I1 I + I2I और माइनस ये भी I² हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल होगा, 2I - 2I क्या आ जाएगा, 0, तो मिनिमम इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम होगी। अगर दो लाइट वेव्स हैं, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है, तो उनका जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के बाद वो डार्क प्रोड्यूस करेंगे, जैसे आप लाइट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, अब हम आगे जाके इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन क्या आते हैं कि जी अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशो पूछी जाए, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम, अभी मैं इसके क्वेश्चन भी करवाता हूँ मैं, फिलहाल तो ये सारी थ्योरी आपको डेवलप होगी, सारा कुछ कर लिया। लास्ट चीज़ है, सम टाइम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके कि आपको रेशो के क्वेश्चन किए जाते हैं कि दो वेव्स हैं, उनका ये फला एम्पलीट्यूड है, ये इंटेंसिटी गिवन होती है, तो आपको कहा जाता है कि दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशो फाइंड करें या मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड की रेशो फाइंड करें, तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं जी। अभी मैं देखें, जब ज़रा अगर आपसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की रेशो पूछी जाती है, अभी मैं 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, पहले इसकी थ्योरी डेवलप कर लेते हैं, फार्मूला बना लेते हैं। आपसे दो वेवलेंथ गिवन है आपको, सॉरी वेवलेंथ कह रहा हूँ, दो एम्पलीट्यूड्स गिवन है, दो वेव्स के एम्पलीट्यूड्स गिवन है और कहा जाता है जिनका मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लें। वो अलग बात है कि वो एम्पलीट्यूड इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, वो एक अलग टर्म बहस है। अगर आपसे पूछा था कि मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करें, तो मैक्सिमम कितना निकला था, A1 + A2 और मिनिमम कितना निकला था, A1 - A2, तो आप ये टर्म यूज़ करेंगे। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपको दो इंटेंसिटीज गिवन है और आपसे कहा जाता है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी बताएं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, I मैक्सिमम ओवर I मिनिमम = क्या आएगा, I1 + I2 + 2 √, I1 I2 ओवर I1 + I2 - 2 √, I1 + I2, I1 × I2, ये वाला टर्म यूज़ करेंगे, ऐसे ही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में, जो पेपर में क्वेश्चन आता है, वो आपको एम्पलीट्यूड गिवन होता है और उसकी इंटेंसिटी की रेशो बताने को कहा जाता है, ठीक है जी। इस केस में तो आप यूँ देख लें, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हैं तो फिर तो आप A + A और A - A ऊपर नीचे 0 हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग इन्फिनिटी, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आता है, इधर भी यहाँ से 0 आएगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आएगा। अगर इक्वल हैं तो इसकी रेशो इन्फिनिटी आएगी, इसकी भी रेशो क्या आएगी, इनफाइनाइट। लेकिन मैंने बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको दो वेव्स का एम्पलीट्यूड गिवन होता है और आपसे इंटेंसिटी की रेशो पूछी जाती है। तो इन दैट सेंस आपने क्या करना है, अब आप जानते हैं कि इसी फॉर्मूले को और कर लें ज़रा। हमें पता है कि
इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, स्टार्ट में बात कर चुके हैं। इसका मतलब मैं यूँ लिख सकता हूँ इसको कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी वुड बी इक्वल टू A1 प्लस A2 स्क्वायर। ठीक है ना, अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम किसके बराबर है, A1 प्लस A2, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। और जो I मिनिमम होगा वो होगी A1 माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है जी, अब इनकी रेशो ले लें जरा आप, क्या आएगा, I मैक्सिमम ओवर I मिनिमम that would be equal to A1 plus A2 square over A1 minus A2 square। सो ये है कि जब आपको एम्पलीट्यूड्स की रेशो गिवन होंगी और आपसे कहा जाएगा कि इंटेंसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम की रेशो बताएं, तो आप ये केस यूज़ करेंगे आप। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद शॉर्टकट भी थोड़ा सा बनाया जा सकता है जी। और शॉर्टकट ये है कि अगर दो एम्पलीट्यूड्स गिवन हो ना, तो आप क्या करें, उन दोनों की रेशो ले लें। क्या कर लें, A1 ओवर A2, इनकी रेशो ले लें, जो दो एम्पलीट्यूड्स गिवन। अभी मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, ये बात ख़त्म हो रही है यहाँ पे, उससे कह दें K। ठीक है, जो दो एम्पलीट्यूड्स गिवन है उनकी रेशो ले लें, उसको K कह दें, और आप फार्मूला बना लें I मैक्सिमम ओवर I मिनिमम इज इक्वल टू क्या कर लें, K प्लस 1 ओवर K माइनस 1 पूरे का स्क्वायर। ठीक है जी, तो आप इस फॉर्मूले से भी, ये K यहाँ पर क्या है, ये चीज़ है रेशो ऑफ टू एम्पलीट्यूड्स। K इज इक्वल टू A1 ओवर A2 दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ टू एम्पलीट्यूड्स। स्टूडेंट्स क्लियर है जी, तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, जो हमने सारा कुछ पढ़ा कैलकुलेशंस की। अब इसके मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, रेशो वाले भी करवाता हूँ और आपको इनसे रिलेटेड भी करवाता हूँ, तो ये आपका इंटरफेरेंस वाला टॉपिक खत्म होगा। आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन है, ये आपको मैं करवाता हूँ अभी। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने को दूंगा और आप वो मुझे मेरे ईमेल कर दें मुझे, या व्हाट्सएप जो मेरा नंबर भी शो हो नीचे और आपको शो हो रहा है, तो उसमें आप मुझे उसका सोल्यूशन व्हाट्सएप करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आप मुझसे पूछेंगे सर ये ठीक है या गलत है। तो बहरहाल पहले 3 सवाल अटैम्प्ट करते हैं, और आपने फ़ौरन अटैम्प्ट करने मेरे साथ साथ। टू इंटरफेयरिंग वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैव एन इंटेंसिटी रेशो 16:1, द रेशो ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा इंटेंसिटी रेशो। अभी मैंने आपको 3 वैरायटीज़ बताई हैं कि क्या गिवन हो और आपने क्या फाइंड करना है। हमें क्या गिवन है जी, हमें गिवन है कि फ्रेम फ्रिक्वेंसी सेम है, चलें इंटेंसिटी रेशो गिवन है आप 16:1। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं, आप इसको सोल्व करें अपने तौर पर, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर करें, फिर आप मेरा सोल्यूशन चेक करें ज़रा। I1 ओवर I2 इज इक्वल टू 16:1, खाली 16 लिख लें या 1 लिख लें, एक ही बात है, खाली 16 लिख लें। ठीक है जी, द रेशो ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा इंटेंसिटी। अब आपको I1, अब वो जो काम है ना, जो मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी, आपको यहाँ से नज़र आ गया कि I1 की वैल्यू जो होगी 16 I2 होगी। वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, फिर मिनिमम के लिए I1 I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, फिर आपने I1 को जो है वो 16 I2 पुट करना, वो एक लेंथी प्रोसेस है। अभी मैंने अभी शॉर्टकट बताया था, वो शॉर्टकट क्या बताया था मैंने आपको कि जो कांस्टेंट है K दैट इज इक्वल टू A1 ओवर A2, अभी मैंने बताया आपको। तो यहाँ से आप इसको इंटेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। वो टर्म क्या बनेगी, आपको पता है कि मैंने अभी शुरू में बता दिया था लेक्चर के कि अगर इंटेंसिटी लिखी हो तो आप उसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट I, तो I1 ओवर I2 लिख लें आप। ठीक है, अभी शुरू में हमने बात की कि आप अगर एम्पलीट्यूड लिखा हो तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट I लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 I2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 16 दैट इज इक्वल टू 4। तो अब आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला क्या निकला था, मैक्सिमम और मिनिमम। पूछा क्या है, मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है जी, I मैक्सिमम टू I मिनिमम क्या आएगा, मैक्सिमम क्या था, अब आपके पास एम्पलीट्यूड निकला है तो क्या था, K प्लस 1 ओवर K
-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप जो मैंने पूरा फॉर्मूला बताया था वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़ाया होगा आपका। 4 + 1 ओवर 4 - 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। तो राइट ऑप्शन इज 25/9। क्लियर? सो आपका भी ये आंसर आया होगा। इसका सोल्यूशन चेक करते हैं जी। Two interfering beams of same frequency having amplitude ratio. The intensity of first wave is I. The intensity of the maxima is. मैक्सिमा की इंटेंसिटी पूछी है, एक वेव की इंटेंसिटी I है और रेशो बताई गई है 1:3। तो आपको क्या गिवन है, A1/A2 डेट इज इक्वल टू 1:3, ऐसे ही गिवन है। अब आपको मैक्सिमा की पूछी गई है। ठीक है, अब मैक्सिमा इसका मतलब क्या हुआ कि A1 इज इक्वल टू 3A2, ऐसे भी कह सकते हैं आप, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि लेट कर लें जी, A1 जो है वो A की इक्वल है और A2 किसकी इक्वल है, वो 3A की इक्वल। एक ही बात है, A1 1 है, A2 3 है, तो हम 1:3 इसकी रेशो ले 1:3 बनती है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पूछा क्या गया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेशो। तो आपको पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A1 + A2 का स्क्वायर। अभी मैंने पीछे पढ़ाया, तो A1 + A2 कर दें, यहाँ पर क्या आएगा 1 + 3 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर एंड डेट इज इक्वल टू 16 ठीक है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि एक वेव की इंटेंसिटी I है, तो वो फिर जारी बात I आपको मैक्सिमम जो है वो 16 टाइम्स ऑफ I होगा। ठीक है जी, तो आप कोशिश करेंगे कोई ऐसा वे यूज़ किया करें जिससे आपका टाइम बचे, वरना इसको लॉन्ग वे में भी किया जा सकता था। इसको वैल्यू पुट करें, फिर आप वो रेशो वाला यूज़ करें, मेरी मैक्सिमम और मिनिमा। ठीक है, पहले इसका मिनिमा निकाल लें, A1 को 3A2 पुट करें, वो भी किया जा सकता है, वो प्रॉपर सोल्यूशन। लेकिन एंटी टेस्ट एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं है। अब आते हैं जी यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं जी। Wave from two sources of intensity I and 4I, दो intensities given है, interfere at a point where the phase difference is π/2 is। अच्छा, where the क्या पूछा गया है, intensity interfere at a point where the phase difference is π/2। अच्छा, मेरे हमें पूछा जा रहा था कि I बताना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी, वो टाइपिंग में वो लिखने में थोड़ा मुझसे नहीं लिखा गया, गलती होगी। खैर, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या, I1 I2 + 2 × I1 I2 स्क्वायर रूट वाला और cos phi, I1 + I2 + 2 स्क्वायर रूट I1 I2 cos of phi। अब cos phi क्या होता है, cos phi अब कितना π/2 यानी 90 डिग्री, cos 90 0 होता है। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी जब इसमें π/2 पुट करेंगे। सिर्फ क्या बचेगा, I = I1 + I2। क्लियर? I1 की वैल्यू कितनी है 1I प्लस ये 4I डेट इज इक्वल टू 5I। ठीक है जी, तो आंसर आ गया 5I। सो इन दिस वे हमने जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। अब आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन शो हो रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और मुझे बेशक कमेंट में आंसर बता दें या इनको प्रॉपर सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे शेयर कर लें। अपने आंसर चेक कर जस्टिफाई कर लें कि आपने जो किया वो ठीक है, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।